हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आज हम थर्मोडायनामिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, चलिए तो शुरू करते हैं। थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक फंडामेंटल्स में क्या क्या आती हैं, जैसे सिस्टम्स, बाउंड्रीज, प्रोसेस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हम थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये तीन तरह का होता है: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो पहले हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम कोई बॉटल ले लें और उसमें पानी भर के रख दें और वो पानी गर्म हो, तो हम अगर सुबह रखें और वो नॉर्मल बॉटल हो तो क्या होता है, शाम तक वो पानी ठंडा हो जाता है, मतलब हीट का ट्रांसफ़र हुआ है। पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, टेम्परेचर कम हो गया, मतलब हीट का ट्रांसफ़र हुआ है, मगर उसमें जितना पानी है उतना ही एज इट इज़ रहेगा, मतलब मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है बट मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर। जैसे हम कुकर में हम खाना बनाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो फूड का टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है। जब हम उसको हीट देते हैं नीचे से तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, पर उसमें जो हमने चावल डाले हैं या जो दालें डाली हैं वो एज इट इज़ रहता है, मतलब मास में ना तो कुछ, मतलब मास ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा, वो एज इट इज़ है, ठीक है। और दूसरा बम बम कैलोरीमीटर। और तीसरा पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व। विदाउट वॉल्व की बात हम क्यों कर रहे हैं, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है तो उसमें बाल्ब लगे होते हैं। अगर बाल्ब लगे हैं तो मास का ट्रांसफ़र होगा, तो वो क्लोज सिस्टम नहीं होगा, वो ओपन सिस्टम में आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम में जिसमें मास का ट्रांसफ़र ना हो, केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो। और एनर्जी का मेन नियरली हम बात करते हैं कि हीट एनर्जी। एनर्जी कोई भी होती है पर यहाँ पे हम नॉर्मली हीट एनर्जी की बात करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो और मास का भी ट्रांसफ़र हो। जैसे मान लीजिए ये सेक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। सेक्शन ए ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे इधर से हम मतलब पानी डालते हैं, ठीक है। पानी पानी इधर से इंटर किया और इधर से आउट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओपन सिस्टम है। जैसे नाम से ही लग रहा है ओपन सिस्टम, मतलब इधर से इंटर किया, इधर से आउट, तो मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। जाहिर सी बात है, सीधे सीधे दिख रहा है, मास का ट्रांसफ़र होता है, मास का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। मास का ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन एनर्जी एनर्जी का भी इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है, ना कि मास ही ट्रांसफ़र होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ इंसुलेटेड बोतल आती हैं आजकल, तो उसमें अगर हम पानी भर के रख देंगे, सुबह मान लीजिए वो मतलब हॉट है, मतलब गर्म है, तो शाम को भी वो गर्म ही रहेगा। मतलब ये एक आइडियल प्रोसेस होती है। जनरली हम जो बॉटल यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है या 4-5 दिन बाद कम हो जाता है, तो वो रियल है क्योंकि, लेकिन आइडियल कंडीशन में जो होता है कि उसमें से एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है। मतलब जितना उसमें एनर्जी रहेगी, जितना टेम्परेचर रहेगा उतना ही बना रहेगा और मास भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम दिखा देते हैं। देखिए, ये हो गया, ये कंटेनर हो गया हमारा एग्जाम्पल के लिए। यहाँ कटा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इंसुलेशन किया गया है। इंसुलेशन देखिए यहाँ पे, ये इंसुलेशन है, ये अंदर से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफ़र को रोकता है। और मास ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं सकता क्योंकि चारों ओर से क्लोज्ड विजल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूनिवर्स। जैसे हमारे यूनिवर्स में कुछ प्लैनेट हैं, कुछ स्टार्स हैं, तो वो एज इट इज़ है, मतलब कहीं अलग से नहीं आ रहे हैं और ना ही कहीं जा रहे हैं। या तो सन हो गया, कुछ भी होगा, तो यहाँ के यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कंजर्व है, मतलब कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कहीं किसी दूसरे यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में नहीं आ रहा, हमारे यूनिवर्स में से कहीं दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा रहा है। ओके, बेल इंसुलेटर थर्मल फ्लास्क, जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो हम डेली लाइफ में थर्मल फ्लास्क यूज़ करते हैं लोग, लेकिन बेल इंसुलेटेड हम जो यूज करते हैं वो इंसुलेटेड तो रहता है पर आइडियल नहीं रहता है। तो उसमें 3-4 दिन या कुछ टाइम के बाद कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। आगे देखते हैं। देखिए, हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक बाउंड्री और उसका क्लासिफिकेशन, ठीक। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री
थर्मोडायनेमिक बाउंड्री होता है जो वो दो तरह का होता है, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी, ठीक है। ये एक होता है रियल बाउंड्री और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। अब रियल बाउंड्री दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड, ऐसी बाउंड्री जो फिक्स्ड हो, और एक होता है ऐसी बाउंड्री जो मूवेबल हो, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया है, ठीक। अब देखिए पिस्टन सिलेंडर में क्या होता है कि ये सिलेंडर है, ये जो पार्ट बाहर से दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये सिलेंडर है, ठीक। ये सिलेंडर हो गया आपका, और ये क्या हो गया, ये पिस्टन है। पिस्टन क्या करता है, सिलेंडर में मूव करता है, मतलब रेसिप्रोकेट होता है, आगे पीछे रेसिप्रोकेट होता रहता है, ठीक। अब देखिए रेसिप्रोकेट होता रहता है, तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी बाउंड्री है। देखिए ये जो बाउंड्री है, जो बाहर की ये जो बाउंड्री है, ये फिक्स्ड रहेगी, ये आगे पीछे मूव करेगा पर ये फिक्स्ड रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल बाउंड्री, ठीक है। जो बाउंड्री फिक्स्ड है उसको रियल बाउंड्री बोलेंगे, ठीक। और इमेजिनरी बाउंड्री, मान लीजिए ये जो बाउंड्री है, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है, ये जब पिस्टन आगे पीछे होगा तो जब यहाँ पे आएगा तो इतना कम वैल्यूम हो जाएगा, जब ये यहाँ से लास्ट सिरे पे आएगा तो यहाँ का वैल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये एरिया घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये इमेजिनरी बाउंड्री हो गई, क्योंकि पहले ये बाउंड्री है, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये बाउंड्री यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हो गई इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक। ये इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। और देखिए हमने बताया फिक्स्ड बाउंड्री हो गई, और इसको मूवेबल बाउंड्री बोलेंगे। क्यों मूवेबल बोलेंगे, क्योंकि ये मूव कर रही है। हमने बताया पहले ये चीज़ यहाँ थी, अब यहाँ पे आ गई, ये यहाँ तक जाएगी फिर यहाँ तक आएगी, ये मूव कर रही है, तो ये हो गई मूवेबल बाउंड्री। देखिए रियल बाउंड्री में है फिक्स्ड बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री हमने पढ़ लिया। और इमेजिनरी बाउंड्री ये है जो अंदर की तरफ है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए आगे का हमारा टॉपिक क्या है, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री। जो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री थी उसी को हम थोड़ा डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। ये देखिए ये मूवेबल बाउंड्री है ना। पहले ये यहाँ पे थी, अब यहाँ से नीचे आ गई, नीचे फिर यहाँ से ऊपर, तो ये क्या है, मूवेबल बाउंड्री है। और ये क्या है, फिक्स्ड बाउंड्री, रियल या फिक्स्ड। ये जो है ये रियल या फिक्स्ड बाउंड्री है। देखिए मिनिमम वन बाउंड्री मस्ट मूवेबल टू एक्सट्रैक्ट वर्क। अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। और देखिए ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ये रियल बाउंड्री है। जैसे मान लीजिए कोई पाइप का सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। कोई पाइप का सेक्शन, मान लीजिए एक पाइप है, तो इसमें से अगर ओपन है दोनों तरफ तो फ्लूइड इधर से उधर जा सकता है, इधर से इंटर करेगा इधर से आउट करेगा। तो जहाँ से इंटर करेगा और जहाँ से आउट करेगा, अगर ये बाउंड्री फिक्स रहेगी तो इंटर ही नहीं कर पाएगा, और इधर भी फिक्स रहेगी तो एग्जिट भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो बाउंड्री होती है ये इमेजिनरी बाउंड्री होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बाउंड्री होती है वो किस तरह की होती है, और कौन सी बाउंड्री क्या हीट को ट्रांसमिट करती है, कौन सी बाउंड्री हीट को ट्रांसमिट नहीं करती है। तो देखिए एडियाबैटिक बाउंड्री ऐसी बाउंड्री जो हीट का ट्रांसमिट ना होने दे। मान लीजिए एक बॉल है, ये एक बॉल मतलब बाउंड्री, तो इधर का टेम्परेचर T1 है और इधर का टेम्परेचर T2 है, लेकिन यहाँ से हीट को ट्रांसमिट नहीं होने देगी। ये जो बॉल है ये हीट को ट्रांसमिट नहीं होने देगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडियाबैटिक बाउंड्री। देखिए हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू 0, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। और ये क्यों ऐसा होता है, क्यों हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देती है, क्योंकि इसमें हाई रजिस्टेंस है। जैसे रजिस्टेंस का मतलब ये हो गया हम किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, तो ये जो बाउंड्री है इसका रजिस्टेंस हाई है, ये मना कर रही है हीट को इस साइड से इस साइड में जाने के लिए। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसका जो रजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, तभी तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने दे रही है। अब देखिए डायाथर्मल बाउंड्री, जैसे एडियाबैटिक बाउंड्री है, हीट का ट्रांसफ़र होने नहीं दे रही है, तो डायाथर्मल जो बाउंड्री होती है, जो डायाथर्मल बाउंड्री होती है
वो पूरे हीट को ट्रांसमिट कर देती है। मतलब अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 हो और यहाँ पे T2 हो, तो यहाँ से वहाँ पूरे हीट जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, पूरे हीट को ट्रांसफ़र कर देगी। इसको बोलते हैं डायाथर्मल बाउंड्री। देखिए, कंप्लीट हीट ट्रांसफ़र अलाउड, जितना भी हीट है पूरे को पूरा ट्रांसफ़र करने में ये एबल होती है। और थर्मल रेजिस्टेंस इज जीरो। थर्मल रेजिस्टेंस जीरो क्यों है? देखिए, थर्मल रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब रेजिस्टेंस मतलब हमने बताया है कि मना करना, कि हीट फ्लो को मना करना। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, मतलब ये मना ही नहीं कर रही है, इसीलिए पूरा का पूरा हीट ट्रांसमिट हो जा रहा है इस साइड से उस साइड। देखिए, जो हमने बताया वही, देखिए जो हमने बताया था बाउंड्री, तो बाउंड्री एडियाबैटिक होती है डायाथर्मल, जिसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर दिया है। ये देखिए, ये मैंने पिछले स्लाइड में बताया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि वर्क डन के बारे में। वर्क डन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। वर्क डन के लिए हम क्या जानते हैं? W इक्वल टू F इंटू डी, या क्लोज सिस्टम के लिए डेल W इक्वल टू PdV, मतलब वैल्यू में चेंज या डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें तभी वर्क मिलेगा जब कहीं पे वैल्यू में चेंज होगा या कहीं पे डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब इसका मूवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हमें वर्क मिलेगा ही नहीं, या तो अंदर मूवमेंट हो या बाहर मूवमेंट हो। अब हम बाउंड्री के बारे में क्या बात किए थे कि एक होती है मूवेबल बाउंड्री। जब ये बाउंड्री मूव करेगी, मान लीजिए ये पर्टिकुलर बाउंड्री ये थी, यहाँ ये वाला पर्टिकुलर बाउंड्री ये थी, जब ये मूव करेगी तो बाउंड्री बढ़ेगी, इधर आएगी तो बाउंड्री कम होगी। तो इसके मूवमेंट से हमें पता चलता है कि कुछ जब इसमें मूवमेंट होगा, मतलब बाउंड्री में मूवमेंट होगा, डीबी में मूवमेंट होगा, मतलब वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा या डिस्प्लेसमेंट घटेगा बढ़ेगा, तभी वर्क मिलेगा। क्योंकि वर्क से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि टू गेट द वर्क फ्रॉम द सिस्टम द मिनिमम वन बाउंड्री शुड बी मूवेबल। देखिए, हमने आपको यहाँ पे बताया जब ये मूव करेगा तभी हमको वर्क मिल पाएगा। और वो कितनी बाउंड्री मूव करा सकते हैं वो हमारे अंदर है, मतलब हमारे अंडर में है। अगर ज़्यादा वर्क करना है तो ज़्यादा बाउंड्री मूव कराएंगे, पर मिनिमम एक बाउंड्री तो मूव कराना ही है जिससे हमको वर्क चाहिए। अगर वर्क चाहिए तो एक बाउंड्री तो मूव कराना ही है। देखिए, इमेजिनरी बाउंड्री अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट, रियल बाउंड्री डज नॉट अलाउ मास ट्रांसफर थ्रू इट। इमेजिनरी बाउंड्री मैंने बताया आपको पिछले स्लाइड में। अगर मान लीजिए अगर कोई पाइप हो तो ये जो बाउंड्री है, ये पाइप में तो दोनों साइड खुला रहेगा, तो ये इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। तो इमेजिनरी बाउंड्री से तो मास ट्रांसफर हो ही रहा है, आराम से देख रहे हैं आप। लेकिन जब वो बाउंड हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, तो कहीं मास ट्रांसफर हो ही नहीं पा रहा है। तो वही सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए, एनालिटिकल अप्रोच। थर्मोडायनेमिक में दो एनालिटिकल अप्रोच होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो में क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे एनालिसिस करते हैं, और मैक्रो में क्या होता है इंडिविजुअल का ना करके एक एवरेज एरिया पे मतलब स्टडी परफॉर्म कर देते हैं, और उसका एवरेज लेके हम एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये देखिए माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, माइक्रो, और ये हो गया मैक्रो। आप फिगर देखिए, पहले आप फिगर देखिए, ये देखिए इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर हैं, ये और ये देखिए इतना डिस्टेंस पे है, ये और ये देखिए इतना डिस्टेंस पे है। और मैक्रो में क्या है, एकदम पास है, एकदम पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स पास रहेंगे तो इनके इंडिविजुअल स्टडी परफॉर्म करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो हम एक सर्टेन रीजन के मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी को परफॉर्म कर देंगे, और इसी के बेस पे
पूरे कंटेनर के मालिक्यूल को हम डिफाइन कर देंगे या एनालिसिस कर देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं कर सकते। तो एक पर्टिकुलर एरिया को लेके आप पूरे को इसके पूरे का एवरेज लेके इसको स्टडी करेंगे। लेकिन माइक्रोस्कोपी में क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल मालिक्यूल का स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल, जैसे आप देख रहे हैं बहुत दूर दूर है, इंडिविजुअल मालिक्यूल पे स्टडी कर सकते हैं। देखिए, एनालाइज इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ यूज ईच मालिक्यूल, एक एक मालिक्यूल के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं इसमें। यूज्ड फॉर हाईली रेयरफाइड गैस, रेयरफाइड मतलब काफ़ी दूर दूर जो गैसें हैं, ऐसे गैसें जिसके मालिक्यूल काफ़ी दूर दूर है, तो दूर दूर है तो जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस परफॉर्म कर ही सकते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड वेयर मालिकुलर डेंसिटी इज डिक्रीजेज ड्रास्टिकली डिक्रीजेज। एट हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड मतलब जैसे हम यहाँ अर्थ पे हैं तो यहाँ पे हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिससे मालिक्यूल जो एयर के मालिक्यूल हैं बहुत पास पास क्लोज हैं। लेकिन हम जैसे ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा, तो मालिक्यूल जो पास है वो दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो जाहिर सी बात है हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, अब मैक्रो में एकदम पास पास हैं, सारे मालिक्यूल पास पास हैं, तो एनालाइज दी एवरेज बिहेवियर ऑफ मालिक्यूल। तो इंडिविजुअल मालिक्यूल का हम एनालिसिस नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, एवरेज थोड़ा सा लेके पूरे का एवरेज ले लेंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर अर्थ लेवल प्रेशर, अर्थ लेवल प्रेशर वेयर मालिक्यूल आर क्लोज पैक्ड, जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से मालिक्यूल पास पास होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक नहीं लेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को एनालाइज करेंगे। जैसे टेम्परेचर के बारे में बात करें तो अगर हम किसी कंटेनर में कुछ गैस रखे हैं और वो अर्थ पे हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके गैस पास पास होंगे, तो एक एक इंडिविजुअल मालिक्यूल को हम एनालिसिस नहीं करेंगे, मतलब एक एक इंडिविजुअल मालिक्यूल का टेम्परेचर हम मेजर नहीं करेंगे, पूरे कंटेनर का जो टेम्परेचर रहेगा वही हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा। ठीक है। टेम्परेचर इज एवरेज मालिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब देखिए नोट, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रिक्टली यूटिलाइज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्यों लाना पड़ता है, क्योंकि हम अर्थ पे किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं और अर्थ पे हाईली प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से मालिक्यूल पास पास हैं, तो मालिक्यूल पास पास हैं तो क्या करेंगे, अप्रोचिंग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक, तो देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि समय के साथ कुछ चेंज ना हो, समय के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो। जैसे मान लीजिए सुबह मैंने पानी भर के रखा, उसका टेम्परेचर था 55 डिग्री, ठीक, और शाम को भी उसका टेम्परेचर क्या है 55 डिग्री। इसका मतलब समय के साथ साथ टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, वाटर के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब टाइम के साथ कोई प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो इक्विलिब्रियम में है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए 3 तरह के इक्विलिब्रियम होने की ज़रूरत होती है। अगर तीनों इक्विलिब्रियम अचीव हैं तो कहेंगे कि थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर किसी चीज़ पे हम इक्विलिब्रियम अप्रोच ला रहे हैं और वो तीनों इक्विलिब्रियम में हो, तब हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विटी ऑफ द टेम्परेचर, जैसा कि मैंने बताया कि समय के साथ टेम्परेचर सेम हो। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर T2 हो गया, लेकिन क्या है ये बीच में इक्वल साइन है, मतलब दोनों बराबर हैं, टेम्परेचर समय के साथ साथ बराबर है, जितना था उतना है, इसका मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक, और इस पर मैंने कुछ ब्लॉक रख दिए हैं, ठीक है, और इसका टेम्परेचर प्रेशर P1 है, और बाहर का टेम्परेचर प्रेशर क्या है, P एटमॉस्फेयर,
ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब बाहर का जो प्रेशर होगा अंदर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, मतलब समय के साथ में प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो P एटमॉस्फेरिक इक्वल टू P1 हो जाएगा इस कंडीशन में। ये मतलब ये जो टेम्परेचर है बराबर हो जाएगा, तब इसको बोलेंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब आगे पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। नो केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। केमिकल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उस केमिकल में कोई चेंज ना हो, मतलब कोई रिएक्शन में चेंज ना हो, ठीक। तो ये तीनों जब इक्विलिब्रियम आएंगे तब हम बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। मैटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैटर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, सॉलिड और फ्लूइड, ठीक। सॉलिड दो तरह का होता है, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक। रिजिड बॉडी वो बॉडी हो गया जिसको फोर्स लगा के उसमें डिफॉर्मेशन नहीं लाया जा सकता है, और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या हो गया? जिसको फोर्स लगाएंगे तो उसके बॉडी में थोड़ा डिफॉर्मेशन होगा। मान लीजिए ये बॉडी थी, इसमें मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी ऐसे कुछ हो गई, डिफॉर्म हो गई, तो ये बोलेंगे डिफॉर्मेबल। और रिजिड बॉडी जो रहेगी उसको कितना भी फोर्स लगाएंगे, रिजिड बॉडी पे कितना भी फोर्स लगाएंगे वो रिजिड का रिजिड ही रहेगा, मतलब नो चेंज, कोई चेंज इसमें होगा ही नहीं, मतलब उसके शेप में कोई चेंज नहीं होगा। अब फ्लूइड दो तरह का होता है, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। लिक्विड को हम जानते हैं जैसे हमारा पानी हो गया। गैसेस दो तरह की होती हैं, आइडियल गैसेस और रियल गैसेस। आइडियल गैसेस और रियल गैसेस, ठीक। आइडियल गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, रियल गैसेस जो अभी हमारे इस रूम में जो गैसेस हैं और जो जिस पे हम स्टडी परफॉर्म करते हैं वो हो गया रियल गैसेस। अब आइए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस के बारे में देखिए, सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक प्योर होता है और एक प्योर नहीं होता है, जिसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट दी कंटेनर, जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है। जैसे मान लीजिए इस रूम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस कॉर्नर में जो एयर है, मान लीजिए वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, जो भी होगा, हीलियम होगा। इस कॉर्नर पे भी जो एयर है तो वो जो उस रेशियो में वहाँ पे होगा, इस कॉर्नर में भी उसी रेशियो का होगा, मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम रहना चाहिए थ्रू आउट दी सिस्टम। किसी भी सिस्टम में उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक। इस कंटेनर में मान लीजिए लिक्विड वाटर है, स्टीम है, सॉलिड आइस है, लेकिन हम देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, H2O, ठीक। स्टीम है उसका भी फार्मूला H2O है, लिक्विड है उसका भी फार्मूला H2O है, और आइस है उसका भी फार्मूला H2O है, मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम है किसमें? पूरे कंटेनर में। तो ये क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। देखिए अब प्योर सब्सटेंस मेंटेन होमोजेनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फेज, और इसके फेज पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है, स्टीम है, फेज अलग अलग है, लेकिन इनका केमिकल कंपोजिशन सेम है। क्या है? वाटर। इसमें जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इसके जो बीच का जो रेशियो है, जैसे इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो केमिकल कंपोजिशन जो है वो पूरे कंटेनर में सेम है, इसको बोलेंगे होमोजीनियस। अब देखिए हेट्रोजीनियस के बारे में बात करते हैं। एक हो गया प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस, और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सर। देखिए ऐसा मिक्सर जिसमें होमोजीनियस नहीं हो, मतलब कहीं पे उनका रेशियो अलग हो, गैस का रेशियो, कहीं पे गैस का रेशियो कुछ अलग हो। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि ऑयल और वाटर, जैसे एक कंटेनर ले लिया, इसमें ऊपर ऑयल है, नीचे वाटर है। अब ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेपरेशन लाइन पे, तो ये हाई डेंसिटी लो डेंसिटी या होमोजीनियस मिक्सर नहीं है। या तो हम मान लीजिए किसी कंटेनर में कुछ रेत के पार्टिकल डाल दें और कुछ ऊपर उसमें पानी भर दें, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा? होमोजीनियस यहाँ पे वो नहीं रहेगा, मतलब उसको अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है। कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा है, रेत का डेंसिटी नीचे बैठा हुआ ज़्यादा है, वाटर का ऊपर कम है,
तो ये हो गया हेट्रोजीनियस। डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन सेपरेशन इनटू फिजिकल लेयर्स ब्रेकिंग होमोजेनिटी, मतलब अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक, अब देखिए बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं। एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। ठीक, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे और साइज पर डिपेंड नहीं करती, वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास पे और साइज पे डिपेंड करती है, वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे हो गया प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और भी सारे एग्जांपल हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गया? जैसे वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर हो गया, दो कंटेनर हो गया। मान लीजिए इसका टेम्परेचर T है, इसका प्रेशर P है, इसका मास M है, इसकी डेंसिटी ρ है। अब इसको अलग अलग कंटेनर पे जब हम करेंगे तो इसका टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, प्रेशर तो सेम ही रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन मास अलग अलग हो जाएगा। यहाँ M1 हो जाएगा, यहाँ M2 हो जाएगा। डेंसिटी सेम रहेगी, यहाँ की भी, यहाँ की भी। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं, कि अगर मास अलग अलग होगा तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, और कुछ का मास अगर सेम रहेगा तो प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेजरिंग द स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन। देखिए, प्रॉपर्टी जो होती है वो पाथ फंक्शन नहीं होती है, वो होती है पॉइंट फंक्शन। देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मास और साइज पे डिपेंड करती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे और सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती है, जैसे कि डेंसिटी हो गया। इसका एग्जांपल जैसे एनर्जी, सारी एनर्जी जो होती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी है कहीं ना कहीं उस मास है तभी एनर्जी है। जब मास है इसका मतलब मास पे डिपेंड करती है, जब मास पे डिपेंड करेगी तो क्या होगा? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। देखिए, इसका मैंने एक सेट ऑफ फार्मूला बनाने की कोशिश की है। ठीक, देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम मास से डिवाइड कर दें, ये मास पे डिपेंड करेगी, मतलब एक्सटेंसिव है। ठीक, और ये मास है, ये भी एक्सटेंसिव है। ऊपर एक्सटेंसिव, नीचे एक्सटेंसिव, जब दोनों का डिवीजन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी को नीचे लिखा गया है, देखिए, वॉल्यूम के टर्म में। स्पेसिफिक वॉल्यूम बाय मास ट्रांसफॉर्म एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनटू एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? पॉइंट फंक्शन होती है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। मान लीजिए ये कोई हो गया पॉइंट, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है। ठीक, अब एक पॉइंट ही है ये, तो इसका पाथ से क्या लेना देना है? मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हिस्ट्री, जब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी तो पाथ हिस्ट्री का कोई सेंस ही नहीं है। और तीसरा क्या है? दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब पॉइंट फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और ये होता है उसका फार्मूला। अगर कोई प्रॉपर्टी इस रूल को फॉलो करती है तो वो क्या होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो क्या होगा? वो एक पॉइंट फंक्शन होगा। ठीक है, पॉइंट फंक्शन मतलब पॉइंट प्रॉपर्टी वो होगी वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक स्टेट, पाथ्स एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे।
देखिए स्टेट्स, जैसे कि मैंने पिछले बार में बताया था, ये मान लीजिए कोई स्टेट्स है। स्टेट्स मतलब कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कंडीशन ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर T1 है, ये एक स्टेट हो गया। मान लीजिए किसी चीज़ पे हम स्टडी परफॉर्म करें, मान लीजिए कुछ गैसें हैं तो उसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, ये क्या हो गया, इसका एक स्टेट हो गया। ठीक, और ये स्टेट हो गया पॉइंट 1 और 2 से, जो पॉइंट 1 और 2 से दिखाया गया है। पाथ, पाथ के बारे में क्या बोल सकते हैं, दिस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट थ्रू विच द सिस्टम पासेस रिप्रेजेंटेड बाय द कंटिन्यूअस कर्व। देखिए इक्विलिब्रियम, मान लीजिए एक ये हो गया, क्या हो गया, स्टेट हो गया, और एक ये स्टेट हो गया, एक ये स्टेट हो गया, एक ये स्टेट हो गया। मान लीजिए यहाँ का T1 P1 था, यहाँ का T2 P2 था, T3 P3, मतलब ये पॉइंट फंक्शन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट है, ये सारे इक्विलिब्रियम में है, मतलब समय के साथ प्रेशर टेम्परेचर सेम है, समय के साथ प्रेशर टेम्परेचर सेम है। ये क्या है, स्टेट्स हैं, और ये सारे स्टेट का जो कॉम्बिनेशन होगा इसको बोलेंगे पाथ, इसको बोलेंगे पाथ। और ये सारे जो स्टेट हैं ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक, इक्विलिब्रियम में है। अब हो गया प्रोसेस, ये पूरा जो पाथ पॉइंट 1 से 2 तक पाथ को फॉलो करते हुए जो कंडीशंस बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पढ़ के कि द ओवरऑल चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन टू द फाइनल कंडीशन। देखिए ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल कंडीशन, वहाँ से यहाँ आने में जो ओवरऑल क्या कंडीशन, ओवरऑल चेंज जो कंडीशन का हुआ है वो क्या है, प्रोसेस है। अब देखिए हम बात करते हैं साइकिल की। देखिए यहाँ से चले, यहाँ आए, फिर वहाँ से यहाँ आ गए, एक प्रोसेस ए हो गया, मान लीजिए ए बोल देते हैं, एक प्रोसेस बी हो गया, तो एक ये प्रोसेस, एक दो प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस ये हो गया, एक प्रोसेस ये हो गया, दो प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से साइकिल बन गया। सॉरी पेन गिर गया। दो प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से साइकिल बन गया। ठीक, साइकिल बन गया, तो क्या बोल सकते हैं, अ मिनिमम ऑफ 2 प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल। मिनिमम 2 प्रोसेस, मान लीजिए एक प्रोसेस का यूज करें तो साइकिल बनेगा ही नहीं, मिनिमम 2 कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 कर सकते हैं। मान लीजिए 1 2 या 3, एक ये साइकिल बन गया, तो ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस। अब देखिए पाथ एंड प्रोसेस, चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट थ्रू विच सिस्टम पासेस ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज नोन एज पाथ ऑफ प्रोसेस। ये पॉइंट फंक्शन हो गया और ये हो गया पाथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, पहला हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए इट रिवर्स एंड फॉलो द सेम पाथ डेट ऑफ फॉरवर्ड पाथ विदाउट अफेक्टिंग सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने एक प्रोसेस किया, ठीक, फिर आप इनिशियल प्रोसेस में आएंगे, पहले प्रोसेस किया फिर वहाँ से इनिशियल में प्रोसेस में आएंगे, पर उसके दौरान ना सिस्टम में कुछ चेंज होना चाहिए ना ही सराउंडिंग में कुछ चेंज होना चाहिए। देखिए एग्जांपल से हम आपको बताते हैं, मान लीजिए ये रोड है और ये रोड एक रोड हो गया ये, और ये ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ये रोड पे दौड़ रहे हैं, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक आए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आए, तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ होगा इनके पैर से, ए से बी तक आए, फिर बी से अगर ए तक आएंगे तो देखिए ए से बी तक गए तो कुछ इनके फ्रिक्शन से इनके पैर से हीट रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुआ, मान लीजिए क्यू सराउंडिंग में गया। ठीक, अब बी से ए पर आ रहे हैं, बी से ए पर अगर आ रहे हैं तो ए तो आ गए, सिस्टम तो इनिशियल फेज पे आ गया, ये इनिशियल मतलब यहाँ से चले थे फिर यहाँ पे इनिशियल फेज पे तो आ गया, पर जो हीट एटमॉस्फेयर में गया है वो हीट दोबारा यहाँ ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं है।
इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, रिवर्सिबल कब बोलेंगे? जब ये जाते और आते तो जितनी हीट रिलीज हुई थी उतनी हीट कंज्यूम हो जाए, मतलब इस प्रोसेस में उतनी हीट चली जाए, तो ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। और हम जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस रियलिटी में होता नहीं है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते क्यों हैं? तो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सके। रियल प्रोसेस को कंपैरिजन करने के लिए कोई ना कोई पैरामीटर चाहिए जिससे कि कंपैरिजन करेंगे, तो हम इसके लिए रिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ते हैं। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस देखिए, अगर ये ब्लॉक है, ब्लॉक को यहाँ ए से बी तक ले आए, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं था, फिर ए से बी तक ले आए, फिर बी से अगर ए तक लाएंगे तो क्या होगा? ये सिस्टम इनिशियल फेज पे आ जाएगा सिस्टम, और यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है तो कुछ हीट का एडिशन नहीं होगा, मतलब यूनिवर्स में कुछ एडिशन नहीं होगा, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, अब देखिए उसी को थोड़ा यहाँ डेप्थ में बताया गया है। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस ये भी मैंने आपको बता दिया। रिवर्सिबल प्रोसेस, सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ परफेक्टली रिटर्न टू द देयर इनिशियल पोजीशन विदाउट लॉस हाईएस्ट इफिशियंसी, मतलब कुछ भी इफिशियंसी में कोई कमी ना हो, और सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ परफेक्टली रिटर्न टू देयर इनिशियल पोजीशन, मतलब सिस्टम जहाँ से चला था वहाँ आ जाए, और जो कहाँ की बात हो रही है? सराउंडिंग, और सराउंडिंग में जो चेंज हुआ था वो भी चेंज ना हो, तो बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस को हम इस तरह के कर्व से दिखाते हैं। ठीक, और इरिवर्सिबल प्रोसेस को डॉटेड कर्व से दिखाते हैं, जैसे ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक, इसको डॉटेड से दिखाते हैं। ठीक है, अब की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मूव्स विथ इनफाइनाइट स्लोपनेस इफ ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है जीरो फ्रैक्शन it reversible, if the फ्रैक्शन इज प्रेजेंट इट इज इरिवर्सिबल। अब बात करेंगे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी मतलब बिल्कुल स्लो, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। ठीक है, कोई प्रोसेस एकदम रुका हुआ मतलब स्लो। मान लीजिए ये इंसान यहाँ से चलना शुरू किया, इतना स्लो है, इतना ये स्लो इंसान चल रहा है, ये इंसान इतना स्लो चल रहा है कि कोई हीट रिलीज ही नहीं हो रही है इसके पैर से, कोई हीट रिलीज नहीं हो रही है, मतलब सराउंडिंग में कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है, और इंसान यहाँ तक आ गया। ठीक है, और फिर वहाँ से जब यहाँ तक आया ये, तो हो गई रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि सिस्टम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, प्रोसेस इतना स्लो है, ना सिस्टम में कोई चेंज हो रहा है ना सराउंडिंग में कोई चेंज हो रहा है, इससे ही बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विथ फ्रिक्शनलेस, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।